क्लास 11th का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इतना आसान चैप्टर है ना, फिर भी एनसीईआरटी में चीजें इतनी घुमा फिरा के दी गई है कि आधी जनता को ये चैप्टर ही नहीं समझ आता है। बट यू नो व्हाट, आज मैं उसी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन बिल्कुल डिटेल्ड आपको यहाँ वन शॉट मिलेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो मैं इस चैप्टर को तो समझा दूंगी, लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस करिए कि साथ बैठ के आप भी मेरे साथ ये चैप्टर समझने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गिव इट योर 100%। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर लेते हैं, किस लिए? ताकि वो इनडायरेक्टली ब्रेक कर सके किसको? सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ताकि उन्हें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक करके क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल चीज है वो भी रिलीज होती है। किसके दौरान? कैटाबॉलिज्म के दौरान, यानी कि जब चीजें टूटती हैं ताकि एनर्जी का डेरिवेशन हो सके, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल गैस का रिलीजन होता है। इसीलिए इससे क्या पता चल रहा है कि आपको ऑक्सीजन तो हमेशा चाहिए सेल्स को, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिमूव होना चाहिए सेल्स से। तो ई प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे और CO2 जो बनेगा उसको हम लोग वापस भेज देंगे। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग, और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका अगर हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, यानी कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का एटमॉस्फेयर से। अब आप ही सोचिए, हमें करना है रेस्पायर, तो रेस्पायर करने के लिए कोई चीज तो चाहिए, सांस अंदर बाहर करने के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो आता है फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वैरी करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग एनिमल्स के लिए जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? कौन से वो हैबिटेट में रह रहे हैं और कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हैबिटेट क्या हुआ? अगर कोई चीज पानी में रह रहा है तो उसके पास क्या होगी? गिल्स होगी। और चलिए इस चीज को बिल्कुल एक अच्छे से हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब उनकी जो बॉडी की सरफेस होती है ना, उससे हवा का आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी कि ये है कोई चीज, इसका ये जो बॉडी का सरफेस है ना, इसी से हवा बाहर और अंदर कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स करते हैं, जैसे स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। फिर आते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म करते हैं बाय मॉइस्ट क्यूटिकल। तो इंसेक्ट्स के पास होता है ट्यूबुलर नेटवर्क, जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। देन गिल्स। गिल्स से कौन रेस्पायर करता है? गिल्स से रेस्पायर करते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोल्यूस्कस। ये गिल्स वाले रेस्पिरेशन को हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर आते हैं फाइनली लंग्स। लंग्स जो होते हैं वो होते हैं वैस्कुलराइज्ड बैग, यानी कुछ चीज बैग है बिल्कुल। लंग्स, आपने लंग्स देखे बैग्स जैसे दिखते हैं ना, तो यही बैग है, वैस्कुलराइज्ड बैग। और इस रेस्पिरेशन को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे रहते हैं ना, वो एनिमल्स करते हैं लंग्स से रेस्पायर, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड देन मैमल्स। ठीक है, और ये गिल्स और जो लंग्स है ये हाईली वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, जबकि ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो कि सिंपल डिफ्यूजन यानी स्किन से ही कर ले रहे हैं। अर्थवर्म क्या कर रहा है? मॉइस्ट क्यूटिकल से कर ले रहा है। इंसेक्ट किससे कर रहा है? ट्रैकियल ट्यूब से कर रहा है। तो ये सारी चीजें उतनी डेवलप्ड नहीं है, बल्कि गिल्स और लंग्स जो है वो हाईली वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। तो ये चीजें ये वाली आपकी कवर हो गई। अब एक आते हैं हमारे फ्रॉग भाई साहब। इन फ्रॉग भाई साहब के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, जो कि लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जब मैंने पूरा फ्रॉग के बारे में बताया, उसमें अगर आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन फ्रॉग का कैसे होता है ये भी जरूरी होता है। फ्रॉग इतना स्मार्ट है ना कि भाई ये बहुत सारे प्लान A, प्लान B और प्लान C लेके चलता है। ये स्किन से भी कर सकता है। अगर स्किन से करेगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन क्या होगा? क्यूट सा दिखता है, तो स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। माउथ की लाइनिंग से भी ये कर लेता है, और साथ में लंग्स भी होते हैं इसके पास। यानी कि ये फ्रॉग, मिस्टर फ्रॉगी, जो कि मेरा दोस्त है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे लंग्स, स्किन और माउथ की लाइनिंग सबसे फ्रॉग रेस्पायर कर सकता है। जानवरों के बारे में जान लिया हमने, अब थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। तो आप सांस लेते हैं, सांस किससे लेते हैं? तो शुरुआत होती है सबसे पहले नोस्ट्रिल, नाक से आप सांस लेंगे। तो दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नाक के जो दो होल हैं वो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, तो दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है। उसके बाद हवा जो है यहाँ अंदर जाएगी, अंदर जा रहा है यानी किसी पैसेज से पास कर रहा होगा, तो ये नेजल पैसेज से पास करता है। और फिर एक आता है चैम्बर, जिसको कहते हैं हम लोग नेजल चैम्बर, यानी सांस आप जब हवा लेंगे तो पहले तो नाक के दो छेदों से वो अंदर जाएगी, देन नेजल पैसेज के पास जाएगी, एंड देन नेजल चैम्बर में जाएंगी। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पाथवे है फूड और एयर का, यानी कि जब आप खाना भी खाते हैं ना, तो खाना यहां से अंदर जाता है, तो ये वाले पार्ट को ही फेरिंग्स कहते हैं। और हवा भी जब आप सांस लेते हैं तो सबसे पास होकर फाइनली इधर ही आता है, तो ये क्या है? फूड और एयर के लिए एक कॉमन पाथवे है। इसीलिए कहा जाता है कि बात करते करते खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? पीछे की तरफ होता है, और विंड पाइप क्या होता है? आगे की तरफ होता है। ये वाला पार्ट क्या है? फेरिंग्स का पार्ट है, जहां पर कॉमन पाथवे है ये फूड और एयर दोनों के लिए। तो अगर
आप बात करते करते खाना खाएंगे तो क्या होगा, जब खाना इधर जाना होगा तो ये विंड पाइप में घुस जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत होगी, है ना। आप सोचेंगे कि इसको कौन प्रोटेक्ट करता है कि चीजें विंड पाइप में ना चली जाए, क्योंकि अगर मैं खाना खाऊंगा तो भाई विंड पाइप में चली जा रही है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आता है एपिग्लॉटिस, जो यहाँ पर एक कवर बनाता है, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ। हमारा एपिग्लॉटिस जो है ना, ये कहाँ, ग्लॉटिस में प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस तो ग्लॉटिस में प्रेजेंट होगा। ये एक थिन इलास्टिक कार्टिजिनस फ्लैप होता है, जो कि एंट्री को प्रिवेंट करता है फूड इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, जो कि विंड पाइप में होता है। तो विंड पाइप के अंदर खाना ना जाए, इसको कौन प्रिवेंट करता है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है। तो फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फिर आता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स। अगर आप अपने गले को टच करके भी देखेंगे तो लड़कों में एडम्स एप्पल होता है ना, तो वो क्या होता है, बेसिकली लैरिंग्स होता है, जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है, उसी से आपकी आवाज निकलती है। तो क्या हुआ, पहले नाक के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अंदर गया, देन नेजल पैसेज में गया, नेजल चैम्बर में गया, फेरिंग्स में गया, देन लैरिंग्स में गया। अब ये जो आप लंबी सी पाइप देख रहे हैं, यही पाइप होती है ट्रैकिया। तो ये जो ट्रैकिया होती है, ये मिड थोरासिक कैविटी में होती है, यानी ये वाली जो आप कैविटी देख रहे हैं ना, इस जगह को हम लोग थोरासिक कैविटी कहते हैं। तो ये थोरासिक कैविटी के मिड में होती है, और ये कब डिवाइड करती है, एट द 5th थोरासिक वर्टिब्रा। यानी जो वर्टिब्रा मैं आपको पढ़ाऊंगी लोकोमोशन चैप्टर में, तो उसमें ये क्या हो रही है ना, 5th वाली जो हो रही है ना, वहां से ये डिवाइड हो जा रही है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। यानी ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये वाला पार्ट है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब आप यहां पर कुछ येलो ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है इनकम्प्लीट कार्टिजिनस रिंग, जो कि सपोर्ट करता है ट्रैकिया को। कैसे सपोर्ट करेगा भाई, कोई चीज को पकड़ के रखी हुई है तो सपोर्ट ही कर रही है। तो फिर ये जो ट्रैकिया है, अब समझ गए आप, ये मिड थोरासिक कैविटी में होता है, और ये 5th वर्टिब्रा पे डिवाइड कर जाता है, 2 हिस्सों में बट जाता है, और एक हिस्सा होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और दूसरा होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई क्या होगा, अब सेकेंडरी ब्रोंकियोल बनेगा, और सेकेंडरी ब्रोंकियोल क्या बनेगा, टर्शियरी ब्रोंकियोल बनेगा, जो कि बहुत ही थिन टर्मिनल होता है। यही टर्शियरी ब्रोंकियोल के बाद क्या बनता है, एल्वियोलाई बनता है, जो होता है वैस्कुलराइज्ड बैग। एक ऐसा बैग होता है, ठीक है, ये होते हैं बहुत ही थिन और इरेगुलर वॉल के एल्वियोलाई। अब मैं इसको दिखाती हूँ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई कैसे होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं, मैंने सब चीजें आपको बता दी है, एपिग्लॉटिस बता दी है, लैरिंग्स बता दी है, देन ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर ये इनकम्प्लीट कार्टिजिनस रिंग्स है, और 5th वर्टिब्रा पे ये जो है ट्रैकिया, ये डिवाइड कर रहा है इनटू ब्रोंकस, ठीक है, ये है लेफ्ट वाला, ये है राइट वाला। अब आप देखिए ब्रोंकस अंदर जा रहा है और फिर से ये डिवाइड कर रहा है ना, तो ये जो डिवीजन हुआ, ये बोलेंगे हम लोग क्या, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। और फिर जब आप देखेंगे ये वाला एक गया और फिर ये 3 में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। और जब सब चीजें डिवाइड होने के बाद एंड में आपको ये बैग दिख रहा है, इस तरीके से बोरे टाइप के आपको दिख रहे हैं, ये बोरे जो हैं वो बोरे हैं एल्वियोलाई के वैस्कुलराइज्ड बैग। तो ये है हमारे एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ब्रांचिंग मतलब ऐसा समझ लो, ब्रांचिंग मतलब ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और ये नीचे आपको डायफ्राम दिख रहा है, डायफ्राम का भी हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के लिए तो इतना समझिए कि लंग्स जो है वो टोटल क्या मिलके बना रहे हैं, ये सब चीजें तो लंग्स में नहीं आती है। लंग्स मतलब क्या हो रहा है, ये ब्रोंकाई मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स मिलेगा और ऑल्वियोलाई मिलेगा, यानी ये मिलके ही लंग्स बना रहे हैं। ये सब नहीं लंग्स बना रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये सब लंग्स के पार्ट है, तो नहीं, ये लंग्स के पार्ट नहीं है, ये सिर्फ रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जबकि लंग्स के पार्ट क्या है, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो इसीलिए इसको समझिए, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया और ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये सारे क्या है, कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि हवा को अंदर कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। जबकि आप यहाँ देखिए ऑल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन या फिर एक्सचेंजिंग पार्ट, यानी कि ये तो बस हवा को अंदर ला रहा है, लेकिन ये जो एक्सचेंजिंग पार्ट है, दैट इज ऑल्वियोलाई एंड ब्रोंकाई, ये एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एंड ये डिफ्यूज कर रहे हैं ब्लड को और एटमॉस्फेरिक एयर को। तो ये है कंडक्टिंग पार्ट, और रेस्पिरेशनी और या फिर एक्सचेंजिंग पार्ट किसको कहते हैं। अब जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ना, कंडक्टिंग पार्ट क्यों होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक, है ना। अगर कंडक्टिंग पार्ट नहीं होता तो आप बताइए एल्वियोलाई तक हवा पहुंचती कैसे, कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू ही तो फिर फाइनली लंग्स तक हवा पहुंची है। दूसरा काम क्या होता है कंडक्टिंग पार्ट का, वो होता है क्लियरिंग फॉरेन पार्टिकल्स। क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ये सब हमारे सांस के साथ अंदर आते हैं, लेकिन ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ना, ये इन पार्टिकल्स को पहले प्यूरिफाई करता है, फिर भेजता है एल्वियोलाई के पास। साथ में ये ह्यूमिडिफाई करता है, यानी कि थोड़ा सा गीला कर देता है हवा को। बिल्कुल सूखा हवा आपके अंदर जाएगा तो आपको कैसे सूखा सूखा सा फील होगा, तो ये क्या करता है ना, उसको थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई कर देता है। ये कंडक्टिंग पार्ट का काम है। और ये एयर को बॉडी के टेम्परेचर पर ले आता है, यानी कि अगर एयर बहुत ज्यादा ठंडी है बाहर की, तो ये क्या करेगा, पहले तो बॉडी के टेम्परेचर पे उस एयर को लाएगा, तब एल्वियोलाई को भेजेगा। या फिर बाहर की एयर बहुत गर्म है तो पहले ये बॉडी टेम्परेचर पे उस एयर को लाएगा और फिर एल्वियोलाई के पास भेजेगा। यानी कंडक्टिंग पार्ट है जो सारी चीजें सिंप्लीफाई करके एल्वियोलाई तक उसको पहुंचाने का काम है। अब देखिए लंग्स जो होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन्ड प्लूरा होता है,
यहाँ पर दो सिक्योरिटी बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से समझना, जहां पर एक होता है आउटर यानी बाहर की तरफ है और एक जो है वो इनर तरफ है। जो आउटर तरफ है वो क्या होगा, थोरासिक कैविटी के पास होगा। ऑब्वियसली ये बाहर सब चीजें क्या प्रेजेंट है, बाहर तो सब चीजें थोरासिक कैविटी है, तो जो बाहर वाला है वो किससे टच है, ये थोरासिक कैविटी से टच है। और वही अगर आप इनर देखेंगे, इनर वाला किससे टच है, ये इनर वाला है क्लोज सरफेस ऑफ लंग्स से टच है, यानी लंग्स के सरफेस से इनर वाला टच होता है, आउटर वाला बाहर से होगा ऑब्वियसली। देन ये जो दो है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन्स को हम लोग प्लूरा बुलाते हैं। और इनके बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, यानी प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या बात होगी कि बीच में फ्लूइड रखना पड़ रहा है, तो आप सोचिए एक चीज है, ये दूसरा चीज है, आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो चीजें खराब हो सकती है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बीच में क्या कर दिया, एक फ्लूइड फिल कर दिया। और फ्लूइड भी इतना आसान कि प्लूरा के अंदर प्लूरल फ्लूइड फिल कर दिया। तो ये हो गया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है। थोरासिक चैम्बर में ये सिचुएटेड होता है, यानी लंग्स कहां है, थोरासिक चैम्बर में होता है। ये जो चैम्बर होता है ना, चैम्बर आप समझ रहे हैं, एनाटॉमिकली ईयर टाइट चैम्बर होता है, यानी बहुत ही अच्छा स्टिफ सा चैम्बर होता है ये थोरासिक चैम्बर, जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लोअर साइड यानी नीचे वाले साइड में डायफ्राम प्रेजेंट होता है। यहां मैं अभी आपको बताऊंगी डायग्राम से भी, एक बार ये पढ़ लीजिए। डॉर्सली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रली स्टर्नम होता है। जो लेटरली होता है उसमें रिब्स होता है। तो इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं। आप देखिए इसके नीचे ये क्या है, ये वाला जो चीज है ना, इसको हम लोग कहते हैं थोरासिक चैम्बर। ये एक एयर टाइट चैम्बर है, बिल्कुल ही हमारे लंग्स को एयर टाइट करके रखा हुआ है। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ डोम शेप्ड डायफ्राम, यानी कि हमने क्या देखा कि लोअर साइड नीचे के साइड में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। उसके बाद डॉर्सली में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर अभी तो आपको दिखेगा नहीं, इसके पीछे ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आप। और वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट है। स्टर्नम क्या होता है, मैं लोकोमोशन चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ भी सुन लीजिए। जो रिब्स होता है ना, यहाँ पर एक ऐसा स्टर्नम होता है, ठीक है, इसी से रिब्स जो है वो निकलती हुई होती है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या है, लेटरली रिब्स प्रेजेंट है ना, थोरासिक चैम्बर है ये वाला पीछे वाला, तो इसके लेटरली क्या है, रिब्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम जो है वो कैसे वेंट्रली प्रेजेंट होता है और लेटरली रिब्स प्रेजेंट होता है। और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, जो कि पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये है थोरासिक चैम्बर की क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। अब जो एनाटॉमिक सेटअप होता है ना लंग्स का थोरासिक चैम्बर के अंदर, कुछ इस तरीके से लंग्स को रखा गया है कि अगर कोई भी चेंज इन वॉल्यूम अगर थोरैक्स में आता है तो वो लंग्स कैविटी को भी इफेक्ट करता है। यानी कि अब क्या होता है ना, लंग्स जो है वो थोरासिक में इस तरीके से फिट है ना, थोरासिक चैम्बर बढ़ेगा तो लंग्स भी साथ साथ बढ़ेगा। अगर थोरासिक चैम्बर इस तरीके से होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लंग्स भी क्या होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जैसा वो करेगा वैसा ही ये करेगा। तो इस तरीके से ये चीजें सेटअप है, इसीलिए लंग्स को कोई खुद से काम नहीं करना पड़ता है, थोरासिक चैम्बर ही जो काम करता है और लंग्स खुद खुद हो जाता है। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर, आप पहले अंदर लेते हैं, गंदा CO2 वाला एयर है वो आप बाहर छोड़ते हैं। या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है कहां पर, एल्वुलर मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस क्या होता है, खून से होता है, ब्लड से होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होता है। और ऑक्सीजन का यूज होता है किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कोई चीज है उसको तोड़ने में यूज होता है ऑक्सीजन का, जिससे क्या होता है CO2 का रिलीज होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये CO2 जो है फिर हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन में कुछ चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है। अब हम लोग इन सब चीजों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये याद भी नहीं हुआ ना, फिर भी आप एंड ऑफ चैप्टर आते आते ये सब चीजें समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे चलती है, मतलब हम लोग सांस कैसे लेते हैं। इसके दो स्टेजेस होते हैं, आपको भी पता है, एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगा और एक्सपिरेशन में एल्वुलर एयर जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ये सारी चीजें ही चलती है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और यही प्रेशर ग्रेडियंट से आप इंस्पायर या एक्सपायर करेंगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है दो मसल्स की, जिससे क्या होता है, चेंज इन थोरासिक वॉल्यूम होता है। हम जानते हैं कि लंग्स का कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो चेंज होगा थोरासिक वॉल्यूम में चेंज होगा। और जो चेंज थोरासिक वॉल्यूम में होगा, कुछ इस तरीके से लंग्स थोरासिक वॉल्यूम में सेटअप है कि लंग्स में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि कैसे थोरासिक वॉल्यूम में चेंज होता है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करना है। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों ही प्रेशर ग्रेडियंट से होता है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से ही कुछ कर सकते हैं, तभी तो प्रेशर आगे पीछे होगा और यही प्रेशर करेगा इंस्पायर या एक्सपायर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसका, एक होता है डायफ्राम और एक होता है इंटरकोस्टल मसल। जो मसल रिब केज के बीच में पाई जाती है ना, जैसे आपने यहाँ स्टर्नम होता है, ठीक है, यहाँ होते हैं रिब केज। रिब केज के यहाँ पर बीच में जो मसल्स पाई जाती है ना, इन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, यानी कोस्ट्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है दो मसल का। ये चेंज करता है वॉल्यूम, यानी डायफ्राम करता है एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे, यानी ऊपर नीचे करता है। और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइड, ये पर ऐसे साइड और फिर
अंदर इस तरीके से करते हैं। तो ये हो गए 2 मसल्स जो हेल्प करते हैं थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करने में। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इतनी इजी से आपको इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन समझ आ जाएगा कि फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। एक बात बस याद रखिएगा, एयर जो होता है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। यानी हाई प्रेशर मतलब जहां भीड़ ज्यादा है, तो भीड़ ज्यादा है तो आप क्या चाहेंगे कि हम जाए खुली खुली जगह में, तो जहां भीड़ ज्यादा है वहां से जो एयर है वो भी खुली खुली जगह में कम प्रेशर वाली जगह पे जाना पसंद करता है। तो बस इतना याद रखिए, हाई टू लो प्रेशर कोई भी चीज जाती है। तो देखिए इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में होगा कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि हम जानते हैं 2 ही मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है, एक डायफ्राम और जो रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं वो। तो यहाँ पर डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम क्या होता है ना, इस शेप का होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ आया तो इसमें देखिए वॉल्यूम बढ़ गया। जब डायफ्राम यहाँ पे था तो लंग्स क्या था, इतना दूर ही था, लेकिन अब डायफ्राम यहाँ नीचे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा लंग्स बढ़ गया। लंग्स बढ़ गया तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। साथ में जो रिब्स और स्टर्नम है वो भी बढ़ जाते हैं। तो डायफ्राम जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ऊपर नीचे हो सकता है, और जो रिब्स और स्टर्नम मैंने बताया था साइड में से होगा। तो ये क्या होंगे, साइड की तरफ रिब्स इस तरीके से बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुए, और ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो हम जानते हैं प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था और प्रेशर अंदर का कम था। तो मैंने आपको अभी बताया कि हाई टू लो प्रेशर एयर जाना पसंद करता है। तो अब बाहर का तो हाई प्रेशर हो गया, अंदर का लो प्रेशर हो गया, तो एयर वो आ जाएगा अंदर। इतना आसान है इनहेलेशन। तो अंदर आ गया हमारा एयर। तो इससे क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि प्रेशर जो है घट गया है इसमें। अब एक्सहेलेशन में देखिए, एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, कि यानी वापस से वो शेप आर्क शेप में आ जाएगा। जब ये वापस से आर्क शेप में आएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये घट गया है ना, वॉल्यूम घट गया। और ये EICM जो होता है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, यानी रिब्स और स्टर्नम में, वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में यानी वापस इस तरीके से आ जाते हैं। जब ये लोग इस तरीके से आ जाते हैं तो इसका वॉल्यूम हो जाता है वापस से नॉर्मल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो है अब वो डिक्रीज हो गया। अगर वो डिक्रीज हुआ तो हम जानते हैं अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इससे क्या हुआ, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया। और हम जानते हैं एयर हमेशा ही ज्यादा से कम की तरफ जाना चाहता है, तो एयर जो है वो कम की तरफ बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव है, यानी ज्यादा हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इस तरीके से होता है हमारा एक्सहेलेशन। इतना आसान है कि एयर कैसे एक्सपेल आउट हो जा रहा है। तो इसमें कुछ चीजें याद ही नहीं करनी है। डायफ्राम क्या करेगा, ऊपर नीचे ही होगा, और इंटरकोस्टल क्या करेगा, वो होगा साइड बाय साइड होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर जो है वो हाई टू लो प्रेशर जाएगा। तो जैसे ही इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम नीचे जाएगा और रिब्स इस तरीके से जाएंगे, तो इसका क्या हो रहा है, जगह बढ़ जा रहा है, जगह बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो प्रेशर जो होगा वो घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तो एयर जो है हाई टू लो जाना पसंद करती है, तो बाहर एटमॉस्फेयर में हाई था, अंदर लो है, तो ये लो की तरफ आ जाएगी। और वही एक्सहेलेशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायफ्राम जो है वापस से नॉर्मल शेप में आ जाएगा और रिब्स और स्टर्नम भी बिल्कुल नॉर्मल शेप में आ जाएंगे, जिससे इसका जो वॉल्यूम होगा कम होगा। वॉल्यूम कम होगा यानी प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो होगा बाहर का कम होगा और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। इससे एयर जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। दैट्स इट। यही इसको हम लोग बिल्कुल ही, मैंने आपको यहाँ माइंड मैप में आपको चीजें दे दी है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन को अगर हमें बढ़ाना होता है, अगर हमें जोर से अंदर सांस लेना होता है या जोर से बाहर सांस फेंकना होता है, तो क्या होता है, एब्डोमेन के मसल्स यानी पेट के जो मसल्स होते हैं ना वो भी हेल्प करते हैं। आप खुद अभी करके देखिए, बिल्कुल धक्के से सांस बाहर छोड़िए या फिर बिल्कुल ही तेजी से सांस अंदर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा एब्डोमेन में आपको चीजें फील होगी। ये क्या होता है कि एब्डोमेन जो है वो हेल्प करता है। और एक हेल्दी ह्यूमन कितनी बार सांस ले सकता है, वो होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, यानी हर मिनट 12 से 16 बार एक हेल्दी ह्यूमन सांस लेता है। और वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि ब्रीदिंग के मूवमेंट ये सब होता है, ये सारी चीजें हम लोग किससे मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। ये क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन के काम आता है। तो स्पायरोमीटर यूज्ड होता है वॉल्यूम ऑफ एयर ये सबको कैलकुलेट करने में, और हेल्दी ह्यूमन की तरह 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर सकता है। देखिए अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। इस बस 5 मिनट का ये टॉपिक है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए एक होता है टाइडल वॉल्यूम, वो एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, टीवी IRV, तो इसको लिखेंगे IRV, ERV तो इसको लिखेंगे ERV, और RV यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताती हूँ कितने से कितना होता है, लेकिन पहले आप इसका डेफिनेशन देखिए। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कितने वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर ले रहे हैं या फिर बाहर छोड़ रहे हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में। मतलब आपने कुछ एक्सटर्नल चीजें नहीं की है, बस एक नॉर्मल अगर आप सांस ले रहे हैं और या फिर सांस छोड़ रहे हैं, उसका कितना वॉल्यूम है उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। फिर आता है एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब कि हम जो इंस्पायर यानी कि अंदर कितना ज्यादा हम लोग सांस अंदर ले सकते हैं, मतलब कि इस बार हम क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम लोग कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल यानी टाइडल वॉल्यूम चल रहा था हम इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कस
के अंदर सांस ले रहे हैं, तो अंदर सांस लेने की यही फोर्सफुल इंस्पिरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, आप इस बार क्या करेंगे, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे, यानी फोर्सफुल आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जोर से आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो ये क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। फिर एक आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि आपने बहुत फोर्सफुल हवा को बाहर छोड़ा, फिर भी कुछ एयर जो है ना वो लंग्स में बच जाती है एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, यानी आप कितना भी हवा बाहर छोड़ने की कोशिश कर ले फिर भी लंग्स में जो है कुछ हवा बच जाती है, वही जो कुछ हवा वॉल्यूम की बचती है वो वॉल्यूम होती है रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। तो अब जब आपको समझ आ गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ, आप जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं या सांस बाहर छोड़े, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया, अब जोर से सांस अंदर ले रहे हैं, फिर एक आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी जोर से सांस बाहर छोड़े, और रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि जोर से सांस बाहर छोड़ने के बाद भी कुछ एयर जो लंग्स में बच जाती है उनको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, ये 6000 से 8000 पर एयर पर मिनट होता है, यानी 500 ml के आसपास होता है। फिर जो IRV यानी आप कितना अंदर एक्स्ट्रा ले सकते हैं वो होता है 2500 ml से 3000 ml के आसपास, और एक्सपिरेटरी यानी आप कितना धक्के से बाहर छोड़ सकते हैं वो होता है 1000 ml से 1100 ml तक होता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना बचा होता है 1100 ml से 1200 ml के आसपास। तो आप यहां ध्यान देंगे कि IRV यानी कि आप कितना जोर से सांस अंदर ले रहे हैं ये सबसे ज्यादा होता है। फिर ERV होता है, ERV मतलब कितनी जोर से आप सांस बाहर छोड़ सकते हैं। अगर आप जोर से सांस बाहर छोड़ रहे हैं फिर भी कुछ चीजें RV बच जा रही है, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम कुछ एयर को अपने पास बचा ले रहा है, इसीलिए एक्सपायरेटरी वाला जो होगा वो IRV से कम होगा। और कोई चीज आप फोर्सफुली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा जो आप नॉर्मली कर रहे हैं, तो नॉर्मली वाला सबसे कम होता है, और अगर आप किसी चीज को फोर्सफुली कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। ERV का वॉल्यूम इसलिए कम होता है क्योंकि बॉडी हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम बचा लेता है। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब हम जानेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का यूज करके हमने बनाया पल्मोनरी कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है हम जानते हैं। तो देखिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि आप कितना सांस अंदर ले सकते हैं, तो आप जो नॉर्मल जितना सांस ले सकते हैं यानी जो टाइडल वॉल्यूम है उतना सांस आप अंदर ले सकते हैं, साथ में IRV यानी जो फोर्सफुल आप सांस अंदर ले रहे हैं वो सांस अंदर ले सकते हैं, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो पर्सन अंदर अपने ले सकता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, यानी कि आपने बिल्कुल आराम से एक्सपायर किया, लेकिन अब आप कितना अंदर आपके लंग्स में कितनी जगह है कि वो इंस्पायर कर पाए, यानी लंग की कितनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। तो ये होता है टोटल, यानी ये होता है टाइडल वॉल्यूम यानी कि कितना आप नॉर्मल इंस्पिरेशन में भी ले सकते हैं, और एक होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन में कितना ले सकते हैं। फिर आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि आप जब नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, आपने बिल्कुल आराम से सांस ले लिया, उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल सकते हैं। ये होता है एक नॉर्मल आप जो एयर निकालेंगे, और दूसरा होगा फोर्सफुल वाला एयर यानी ERV निकालेंगे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में होगा एक आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करिए, तो एक बार बिल्कुल आराम से आप सांस छोड़िए, उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो अक्यूमुलेट करेगा, वो अक्यूमुलेट करेगा एक तो फोर्सफुल वाला जितना एयर होगा वो, और साथ में रिजर्व वाला तो वो बचा के ही रखता है, तो ये क्या है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इसको कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो पर्सन अपने अंदर डाल सकता है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी आपने पूरा ऐसे फोर्स करके पूरा ही निकाल दिया आपने हवा। अब जो आपके पास जो वॉल्यूम अंदर बची है, कितना आप वो वॉल्यूम अंदर डाल सकते हैं एयर का, वो होती है वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है ERV, TV और IRV होता है, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम को आप इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर ले, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम वो हमेशा प्रेजेंट होगा आपके लंग्स में, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को आप ऐड नहीं करेंगे, ERV, TV और IRV को करेंगे। फिर आता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी लंग का अब टोटल कैपेसिटी क्या है, तो सब चीजों को जोड़ दीजिए, यानी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल वाला एक्सपिरेशन का वॉल्यूम, टाइडल वाले का यानी नॉर्मल वाले का, और फोर्सफुल वाले इंस्पिरेशन का वॉल्यूम को आप जोड़ दीजिए, और साथ में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को भी यहाँ जोड़ना रहेगा, तो टोटल आ जाएगा। तो दैट्स इट। तो इसको अगर आपको अब इसको समझना है तो फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब आप कितना अपने अंदर ले सकते हैं, तो एक तो नॉर्मल जो आप सांस लेते हैं, साथ में जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं वो होगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, जो आप नॉर्मल सांस बाहर छोड़ सकते हैं और जो फोर्सफुल आप छोड़ सकते हैं वो होगा। वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा, फोर्सफुल जो आप एक्सपायर कर सकते हैं और जो फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं, और नॉर्मल जो कर सकते हैं, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। इसमें RV नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां मैंने आपको समझा दिया वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एक पर्सन जो ब्रीथ कर सके कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, लेकिन एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी तो RV तो लंग्स में प्रेजेंट ही होगा, RV तो कभी बाहर नहीं आएगा, तो RV को हम कंसीडर नहीं करते हैं। फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन और नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी एक्सपिरेशन को हम लोग वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड करते हैं। जो एयर बचा है लंग्स में एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, तो ये क्या होता है ERV और साथ में RV को जोड़ते हैं, और टोटल
लंग कैपेसिटी, आप सब चीजें जोड़ देंगे। अब एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है, यानी गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो ऑल्व्यूलाई जो होता है ना वो प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, यानी अगर गैस को एक्सचेंज करना है तो ऑल्व्यूलाई ही काम करता है, जहां पर जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सिंपल डिफ्यूजन से चीजें होती हैं, जहां पर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से ऑल्व्यूलाई ये काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। डिफ्यूजन को क्या चीज, कौन सी फैक्टर इफेक्ट करती है, वो होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी गैस कितना उसमें घुल मिल जा रहा है, और मेम्ब्रेन की क्या थिकनेस है। अगर आप ही सोचिए कोई मेम्ब्रेन बिल्कुल मोटा है तो इससे क्या होगा, इससे चीजें आर पार जाने में दिक्कत होगी, वही एक पतला सा मेम्ब्रेन है तो इससे तुरंत ही आर पार चली जाएगी। तो ये होता है क्या चीजें इफेक्ट करती है डिफ्यूजन को, एक होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी वो कितना घुल मिल रहा है, और एक होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये होते हैं डिफ्यूजन करवाते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि आपने एक डब्बा लिया, ठीक है, उस डब्बे में पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस भरी है। अब आपने क्या किया, इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन 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 वगैरह को ढूंढ रहे हैं। तो आपने जब ढूंढा, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो इसका प्रेशर निकाला, तो ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, जहां पर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैस थे, उसमें से कोई एक गैस का हमने प्रेशर निकाला उस मिक्सचर ऑफ गैस में, इसको कहते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पार्शियल प्रेशर हम लोग किसमें नापते हैं, mmHg में नापते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल है, तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेजेंट है, ऑल्वेलाई में कितना प्रेजेंट है, ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है उसमें कितना प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड यानी इसमें ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा होगा, और ऑक्सीजनेटेड है तो उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कम होगा। टिश्यूज में क्या होंगे, ऑक्सीजन जो होंगे कम होंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ज्यादा होगा। इसको अब इस डायग्राम से समझिए। ये है बेसिकली, ये डायग्राम बहुत ही आसानी से आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। यहाँ होता है एक एल्व्यूलाई, ठीक है, एल्व्यूलाई से यहाँ पर ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये एक होता है इसमें से पल्मोनरी वेन और दूसरा होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर ये जो पल्मोनरी वेन है ये जाती है हार्ट के पास, और हार्ट जो है फिर ये भेजता है कैसे, इस तरीके से नीचे जाती है टिश्यूज के पास। ये जो जा रही है ना टिश्यूज के पास, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो आया है हार्ट के पास, और हार्ट जो है वो भेजी है टिश्यूज के पास। अब जो टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो जाएगा कैसे, सिस्टमैटिक वेन्स के थ्रू हार्ट में। हार्ट क्या करेगा, इस तरीके से पंप करके भेज देगा यहाँ पर एल्व्यूलाई के पास। एल्व्यूलाई फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन डाल के इसको यहाँ हार्ट के पास भेजेगा और हार्ट भेज देगा इसको टिश्यू के पास, फिर टिश्यू गंदा कार्बन डाइऑक्साइड वाला भेजेगा, इस तरीके से साइकिल चलती है। तो यहाँ देखिए बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के एयर में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 159 प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम प्रेजेंट होता है, दैट इज 0.3 प्रेजेंट होता है। फिर तो एल्व्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन 104 mmHg होता है। तो हम जानते हैं कि ये क्या कर रहा है ना, एल्व्यूलाई ऑक्सीजनेट कर रहा है ब्लड को, तो इसका मतलब इसके पास तो ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन इसके पास होता है, दैट इज 104 mm of Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 mm of Hg, थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसमें 95 mm of Hg होता है ऑक्सीजन का प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है, दैट इज ओनली 40 होता है। फिर ये जो पहुंचा टिश्यूज के पास, तो टिश्यू के पास क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 40 और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो होता है 45। क्यों, क्योंकि टिश्यूज के पास तो गंदी चीजें हैं ना, पूरा मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह है, तो इसमें वेस्ट है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा प्रेशर और ऑक्सीजन का कम प्रेशर होगा। फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का तो उतना ही प्रेशर रहेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो भी उतना ही प्रेशर रहेगा, और फिर ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, तो फिर चीजें फिर से सर्कल में घूमती हैं। तो ये हो गया, इसी टेबल को मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि इस तरीके से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण डिफ्यूजन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दोनों ही तरफ। तो यहाँ पर आप सोचिए कि डिफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, फिर मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन पतला है मोटा है इस पे डिपेंड करेगा, है ना, एंड देन सॉल्युबिलिटी क्या है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से 25% ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% ज्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन से। तो इससे क्या होता है ना कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या डायरेक्शन होता है, टिश्यूज से जाता है ब्लड में और ब्लड से पहुंचता है एल्व्यूलाई में, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है, एल्व्यूलाई से जाता है ब्लड में, ब्लड से पहुंचता है टिश्यू में। तो इससे क्या होता है ना कि अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन द ऑक्सीजन, यानी कि इसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है ना वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो होता है ना वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है। अभी आपने ये देखा ना, इसी चीज को, ये वाले पार्ट को हम लोग जूम करके अब देखते हैं। क्या है, ये खून लाने वाली चैनल है, यानी ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज जा रही है, और इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं।
इसमें ये अंदर है एल्वुलाई कैविटी, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, यही एयर को अंदर बाहर करता है और डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन कैसे होगा, ये वाला एल्वुलाई इस ब्लड वेसल में डाल देगा और गंदा CO2 बाहर आ जाएगा एल्वुलाई के पास, ठीक है, और एल्वुलाई फिर इसको बाहर फेंक देता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे एल्वुलाई का ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वुलाई वॉल होता है, जो कि वन साइड का थिक वॉल होता है। ये किसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए यूज होता है। ब्लड कैपिलरीज जो है उनके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये होता है एंडोथीलियम, यानी ब्लड कैपिलरीज के अंदर की तरफ क्या है, एंडोथीलियम है। तो ये है ब्लड कैपिलरीज का एंडोथीलियम, और एपिथीलियम क्या है, एल्वुलाई का ये वाला एपिथीलियम है। तो एल्वुलाई के स्क्वामस एपिथीलियम और ब्लड कैपिलरीज के एंडोथीलियम के बीच में प्रेजेंट होता है एक बेसमेंट सब्सटेंस जो कि नॉन सेलुलर होता है। ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी आपको दिख रही है, लेकिन आपको पता है ये 1 mm से ज्यादा बड़ी थिक नहीं होती है, ये बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहां पर ब्लड जो है वो मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ब्लड ही जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें से 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी से जाता है, और जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा या फिर डिसॉल्व स्टेट में ऐसे होके चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 20 से 25% आरबीसी से जाता है, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका एक फ्रेंड आता है बाइकार्बोनेट, जो कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट की गाड़ी से जाता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहले इंडिविजुअली पढ़ते हैं किस तरीके से होता है। तो हीमोग्लोबिन एक आता है गाड़ी, इसके लिए ट्रांसपोर्ट करना है तो मस्त हीमोग्लोबिन जो है वो आता है इसके लिए प्लेन। ये प्लेन रेड कलर की आयरन से बनी होती है, तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन में। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बैठता है सबसे पहले प्लेन में, मस्त हीमोग्लोबिन के साथ बैठ गया, तो क्या बनाया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो है हीमोग्लोबिन, ये इसके अंदर कितनी सीट्स है, इसके अंदर बस 4 ही सीट है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन बस 4 ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा सकता है। ये जो बाइंडिंग हो रही है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, ये कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट करेगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करेगा, और टेम्परेचर क्या है ये इफेक्ट करता है कि ये इस प्लेन को बोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ गिवन है, बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में कैसे डिसोसिएट हो रहा है। तो ऑक्सीजन मैंने आपको यहाँ बताया कि Hb जो है हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 O2 को ही ट्रांसपोर्ट करा सकता है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना भी बढ़ा दे फिर भी ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो सैचुरेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन को ले जाएगा, और अगर ये सैचुरेट हो गया तो इसके बाद आगे कोई बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट आएगा ही आएगा, चाहे आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दे। इस कर्व को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कर्व। आपको अगर याद भी ना हो तो एस शेप आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है, एस इस तरीके से, तो एस मतलब सिग्मोइड कर्व होता है। अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं जा रहा है तो वो 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू में डाल देता है। अब देखिए तो एल्विलाई में क्या होगा, ये फेवर करता है ऑक्सो हीमोग्लोबिन को, और टिश्यू में क्या होता है, ये फेवर करता है डिसोसिएशन को ऑफ ऑक्सीजन इनटू फ्रॉम हीमोग्लोबिन। यानी कि इसका मतलब क्या समझिए कि एल्विलाई में क्या चीज फेवर होगी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जल्दी से हीमोग्लोबिन में बैठ जाए। अब ट्रांसपोर्ट होकर जब ये पहुंचा अपने की डेस्टिनेशन आ गई, यानी कि टिश्यू आ गया, तो इधर क्या होगा, अब जो टिश्यू चाहेगा कि भाई वाले प्लेन से जल्दी से ऑक्सीजन उतर जाए, अब आ गई है जगह, तो टिश्यू के पास क्या होता है, ये फेवर करता है कि जल्दी से ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टूट जाए, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ दे, यानी प्लेन से उतर जाए। तो जब जाना रहेगा, बोर्डिंग करनी रहेगी, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती कराना चाहेगा, और जब इसको ऑक्सीजन चाहिए होगा तो ये चाहेगा कि डिसोसिएट हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है कि अगर एल्विलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, लेकिन यहाँ पर टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, ये तुरंत डिसोसिएट कर जाता है। यहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब ऐसे याद कर लीजिए कि टेम्परेचर कम था तो मस्त ये एरोप्लेन में बैठ गया, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो अब इसको गर्मी लगने लगी, तो ये एरोप्लेन से निकल गया, यानी कि ये डिसोसिएट कर गया। एरोप्लेन क्या है, हीमोग्लोबिन, और पैसेंजर क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर दिया जैसे इसको गर्मी लगने लगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है इन लंग्स और डिसोसिएट होता है इन टिश्यू। यानी आप क्या समझे इससे कि एल्विलाई कहां होता है, लंग्स में होता है, यानी कि ऑक्सीजन लंग्स में हीमोग्लोबिन से मिलता है और इसकी डेस्टिनेशन कहां आती है, टिश्यू के पास आती है, और टिश्यू में ये हो जाता है डिसोसिएट, यानी टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये भी हीमोग्लोबिन वाले ही प्लेन में बैठता है, तो ये क्या बनाता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, जो कि 20 से 25% होता है। यहां पर ये बाइंड कर रहा है, तो इसमें बाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये डिपेंड करता है कि ये बाइंड करेगा कि क्या नहीं करेगा। तो हर 100 ml का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई तक पहुंच जाता है। टिश्यूज में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, टिश्यूज में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की
जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की कम है, तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग होगा हेमोग्लोबिन के साथ और फिर वो चला जाएगा एल्विलाई के पास। अब एल्विलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड की चीजें कम है लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा बाइंड हीमोग्लोबिन के साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिसोसिएट हो जाएगा कार्मिनो हीमोग्लोबिन से, और ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है टिश्यू में और क्या हो जाता है, एल्विलाई में ये टूट जाता है। यहाँ पर आपकी एक रिएक्शन गिवन है, बहुत ही आसान है। देखिए एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये जो है वो आरबीसी के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और कम कॉन्सेंट्रेशन होती है प्लाज्मा के अंदर। तो CO2 और H2O जब मिलते हैं तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस से क्या बनाते हैं, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से HCO3 माइनस और H+ बनता है, यानी कि टिश्यू में क्या हो रहा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ कैटाबॉलिज्म हुआ था, तो ब्लड जो है वो डिफ्यूज करता है किसमें, आरबीसी और प्लाज्मा में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, HCO3 और H+ की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी इस तरीके से रिएक्शन जाएगी और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, और फिर क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। तो एल्विलाई में क्या होता है, रिएक्शन ऑपोजिट होती है, जबकि टिश्यूज में क्या होता है, रिएक्शन इस तरीके से होती है, किसके लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए, जहां पर HCO3 माइनस का फॉर्मेशन होता है, साथ में H+ की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यू में होता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है एल्विलाई तक और फिर रिलीज हो जाती है एल्विलाई से बाहर CO2। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए भी कोई चीज चाहिए होगी, तो सबसे पहला आता है नर्वस रेगुलेशन, दूसरा आता है केमिकल रेगुलेशन। जो नर्वस रेगुलेशन होता है उसमें होता है, एक तो होता है बाई रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, एक होता है बाई न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो RRC होता है ये कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये पॉन्स में होता है। और जो केमिकल रेगुलेशन किससे होता है, कीमो रिसेप्टर यानी केमिकल सेंसिटिव चीजों से होता है। केमिकल रेगुलेशन केमिकल वाली चीजों से होता है। इसमें एक आता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, दूसरा आता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो सेंट्रल वाला होता है वो क्या होता है, RRC यानी ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ही होता है, और जो पेरिफेरल होता है वो फर्दर दो पार्ट्स यानी एरोटिक बॉडी और एक होता है कैरोटिड बॉडी के पास होता है। एरोटिक बॉडी कहाँ होता है, वो एरोटा के पास होता है, और जो कैरोटिड होता है बॉडी होता है वो होता है कैरोटिड आर्टरी के पास पाया जाता है। तो ये क्या नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन में एक RRC आता है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। यहाँ लोकेशन देख लीजिए सबका, एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, एक होता है पॉन्स, एक होता है नियर RRC, एक होता है एरोटा और एक होता है इन कैरोटिड आर्टरी। जो RRC है ना ये होता है मेन ब्रीथ रेगुलेशन सेंटर, यानी मेन है, ये बिल्कुल सेंटर है ही। तो ये क्या है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है और ये कोई भी चेंजेस इसी के द्वारा लाए जाते हैं। फिर एक आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि स्विच ऑफ सेंटर इसको कहते हैं। ये सेंड सिग्नल यानी ये सिग्नल भेजता है इस सेंटर के पास, और इससे क्या होता है, इनहेलेशन का ड्यूरेशन कम हो जाता है, और जब आपको ब्रीथ फास्ट करनी रहती है, जल्दी जल्दी सांस लेनी रहती है, तो यही न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर होता है वो भेजता है सिग्नल RRC के पास, स्विच ऑफ सेंटर इसको कहते हैं। और ये क्या कहता है, बोलता है इनहेल वाला ड्यूरेशन कम करो और जल्दी जल्दी सांस लो। केमिकल रेगुलेशन की बात की जाए तो इसमें एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। तो केमिकल रेगुलेशन का बस ये याद रखिएगा, इसमें कोई भी चेंजेस H+ या CO2 में आएगा, और अगर कोई चेंजेस आएगा तो ये क्या करेगा, कहां डिटेक्ट करेगा, वो चीजें अलग अलग है। जैसे सेंट्रल वाला क्या कहां डिटेक्ट करेगा, CSF में करेगा। एरोटिड बॉडी कहां करेगा, H+ और CO2 का अगर कोई कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो एरोटा में करेगा। कैरोटिड बॉडी कहां करेगा, कैरोटिड आर्टरी में करेगा। और ये सारी चीजें अगर कोई भी चीजें डिटेक्ट हुई तो ये तुरंत ही सिग्नल किसको भेजेगा, मेन यानी कि इस वाले मेन रेगुलेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजेगा और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा, यानी सांस लेने को जल्दी जल्दी आप सांस लेंगे। तो यहाँ पर रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन के लिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक दैट इज डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी क्या क्या दिक्कतें हो सकती है वो जल्दी से जान लेते हैं। एक होता है अस्थमा, इसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, एक वीजिंग, एक बिल्कुल अजीब सी साउंड आती है जब आप सांस लेते हैं। तो क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, तो इससे क्या होगा, आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी और साथ में वीजिंग साउंड आएगी जब आप सांस लेंगे। एम्फिसीमा क्या कंडीशन होता है, इसमें आल्वुलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आल्वुलाई की वॉल्स का क्या काम है, सब रेस्पिरेशन का काम होता है, लेकिन ये डैमेज हो गई जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। ये मेजर कॉज होता है, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ना उनमें ये एम्फिसीमा की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर एक आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जहां पर कुछ इंडस्ट्री में, जैसे कि जहां ग्राइंडिंग होती है, जहां स्टोन ब्रेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पर जैसे कोल इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें क्या होता है ना कि डस्ट जो होते हैं वो डस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जब आप सांस लेते हैं तो थोड़े बहुत डस्ट को वो प्यूरिफाई कर देता है, लेकिन इतनी ज्यादा दिनों तक लोग काम वहां करते हैं तो उससे क्या होता है ना, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो फुली कोप अप उस चीज से नहीं कर पाता है। इसलिए लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव इन इन्फ्लेमेशन, यानी कि फिर क्या होता है ना, फाइब्रोसिस, यानी कि फाइब्रोस जो टिश्यूज लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ना, इनमें होने लगता है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि कुछ स्टोन्स के पार्टिकल्स इसमें चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भाई कितना ही कोप अप करेगी ना, इतना ज्यादा स्टोन ब्रेकिंग हो रहा है। तो इससे क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए जो वर्कर्स होते हैं ना उनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव मास्क पहन के काम किया करिए, लेकिन लोग पहनते नहीं है। इसलिए जो भी कोल फैक्ट्रीज के वर्कर्स होते हैं ना उनकी लाइफ ज्यादा नहीं चलती है, उनकी लाइफ मोस्टली 50 से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती, यही ऑक्यूपेशनल यानी उनके काम के कारण हो रहा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो डू चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।